आज जब पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना से संघर्षरत है, इसके स्रोत में कहीं ना कहीं चीन की चर्चा है। तो आज मेरे हाथ में जो किताब है, जो पुस्तक है, वो पुस्तक है लाल चीन। इसको लिखा लिखा है रामरुचि बेनीपुरी जी ने। और ये पुस्तक तब लिखी गई है, मतलब भारत की स्वतंत्रता से लगभग 20 साल पहले की लिखी हुई ये पुस्तक है। इसकी भूमिका लिखी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। तो मैं उसी भूमिका को पढ़ूंगा और इस किताब का एक सार आपको पता लग जाएगा इस छोटे से अंश के द्वारा, एक भूमिका के द्वारा। तो लोकनायक जयप्रकाश जी लिखते हैं इस पुस्तक की भूमिका में कि लाल चीन, बूढ़ा जर्जर चीन, मादक अफीम का ख्यातिलब्ध चीन, हत्याकारों डकैतों का चीन, चोटी वाले मर्दों का चीन, पैरबंधी गुलाम स्त्रियों का चीन, क्या उसी विशाल मृतप्राय विगलित देश के कोने में नए खून का, सुर्ख गर्म फड़कते हुए खून का, नई जान का, नई जागृति और सभ्यता का संचार हो चुका है? क्या उसी पिछड़े हुए देश के एक हिस्से में संसार के अधिकतम जागृत और उन्नत विचार ऐसे दिमागों को, जिन पर शताब्दियों के दकियानुसी ने ताला लगा रखा था, उकसा और सुलगा रहे हैं? क्या वहां के क्षुद्रतम व्यक्ति को भी सर्वोच्च मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है? वैसी सुनहरी स्वतंत्रता जिसके सपने हम अपने देश के कुचले हुए किसानों, मजदूरों को दिखाया करते हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे उन्नत देशों की जनता के लिए भी अभी तक स्वप्न मात्र ही है। हाँ, बात ऐसी ही है। यह चमत्कार सही है। यह चमत्कार कैसे प्रकट हुआ और यह अद्भुत और युग महत्व रखने वाला सत्य संसार की आंखों से किस प्रकार छुपा कर रखा गया, यह तो आप भाई बेनीपुरी जी के ग्रंथ में पढ़ें। वहां आप वर्तमान युग के इन चमत्कारिक विषयों के जीवित वर्णन के साथ भाषा चमत्कार भी पाएंगे, जो कम से कम मुझे तो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। जैसी जानदार चीजों और हस्तियों को लेखक ने आपके सामने रखा है, उसके उपयुक्त ही जान उनकी शैली में भी। लाल चीन और उसके निर्माता हमारे सामने इतिहास के सूखे अस्थिपंजरों की तरह नहीं रखे गए, बल्कि प्राणों से फड़कती हुई वास्तविक जीवन की चलती फिरती जानदार चीजों की तरह हमारे सामने आए। इस तरह एमिल लुडविग की भांति जिंदा इतिहास लिखने में बेनीपुरी जी को कितनी कामयाबी हुई है, पाठक स्वयं देखें। ये भूमिका जयप्रकाश जी लिख रहे हैं। सोवियत लाल चीन अपना संदेश दुनिया के दूसरे अभागे गरीबों तक न पहुंचा सके, चीन के दूसरे हिस्से में उसकी विप्लवकारी गाथाएं न फैलें, इसलिए चुप चुप की एक ऊंची दीवार उसकी सरहदों पर खींच दी गई। जिस प्रकार अफ्रीका के अंधकार में जंगलों के हफ्सियों की खबरें अखबारों के पर्दों से छन छन कर कभी हमारे पास पहुंचती हैं, उसी प्रकार सोवियत चीन की खबरें भी उल्टे सीधे रूप में हम तक गाहे बगाहे आ जाती थी। लेकिन सोवियत चीन का असली महत्व और हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए उसका सबक तो जनसाधारण से छिपा ही हुआ था, जो विशेष रूप में उस विषय में दिलचस्पी रखते थे और विदेशों से परिश्रम करके उस पर मसाला इकट्ठा करते थे। उन्हें बातें मालूम थी, लेकिन साधारणतः हम सब इनसे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बेनीपुरी जी ने कई ग्रंथों का मंथन कर सोवियत चीन के जन्म और विकास का जीवित इतिहास हमारे सामने रखा है। हम इसके लिए उनके उपकृत हैं, क्योंकि चीनी सोवियत से हम भारतीय बहुत बड़ी बातें सीख सकते हैं और उनके अनुभवों से अपनी राजनीति में बहुत बड़ी मदद ले सकते हैं। यह पुस्तक सिर्फ हमारी जिज्ञासा को ही पूरी नहीं करेगी, बल्कि हमारा पथ प्रदर्शन भी करेगी। इस दृष्टि से इस पुस्तक का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी भाषाओं में तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ। अंग्रेजी में भी किसी एक पुस्तक में ये सब बातें नहीं मिल सकती। चीन भी भारत जैसा किसी प्रधान देश है और बहुत से अंशों में इसी तरह की साम्राज्यशाही के बंधनों में फंसा है। एक कृषि प्रधान देश में साम्यवाद की बुनियाद डालने में क्या दिक्कतें होती हैं, उद्योग धंधों की कमी के कारण साम्यवादी इमारत कितनी कमजोर होती है, इसका सबक हमें सोवियत चीन से मिलता है। कृषकों पर ही आधारभूत सोवियत हुकूमत किस प्रकार की होती है, इसका भी ज्ञान हमें होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सबक लाल चीन से हमें मिलता है, वह है समाजवाद और राष्ट्रवाद के पारस्परिक संबंध के विषय। चीन भारत जैसा गुलाम देश तो नहीं, फिर भी मंचों और सामंतशाही की पराधीनता से छूटने पर और वहां प्रजातंत्र कायम हो जाने के बाद भी दुनिया के साम्राज्यशाही देशों के साथ, विशेषकर जापानी साम्राज्य के साथ, तो उसको बराबर मुकाबला करना पड़ा और उसकी जंजीरों को तोड़ने और उसकी बढ़ती हुई लोलुपता से बचने की कोशिश उसे बराबर करनी पड़ती है। इस प्रकार चीन की मुख्य राजनीतिक धारा 1911 ईस्वी से राष्ट्रीयता की रही। इसी राष्ट्रीयता की गोद में वहां समाजवाद का जन्म हुआ और आगे चलकर दोनों के बीच सर्वनाशी कलह हुआ। यह कलह कैसे बढ़ा और शांत हुआ, यह हमारे लिए बहुत महत्व का ऐतिहासिक प्रकरण है। मार्शल चांग का स्टेक की कुओमिंतांग सरकार ने सोवियत को कुचलने की भरपूर कोशिश की। सोवियत भी उसके खिलाफ लड़ी, लेकिन वह बराबर इस बात पर जोर देती गई कि चांग का स्टेक यदि जापान का मुकाबला करे तो सोवियत अपनी सारी शक्ति के साथ उसका साथ देगी और इस राष्ट्रीय मोर्चे को दृढ़ करने के लिए जितनी शर्तें जरूरी होंगी उन्हें वह कबूल करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश चांग का स्टेक की नीति जापान के साथ कमजोरी दिखाने की रही और सोवियत के साथ सख्ती की। लेकिन अंत में जनता और सोवियत के दबाव से मार्शल चांग जापान से लोहा लेने को तैयार हुआ। इस प्रसंग का रोचक वर्णन इस पुस्तक में आप पाएंगे।
जब समाजवादियों और राष्ट्रवादियों का एक मोर्चा हुआ तो उस मोर्चे के लिए समाजवादियों ने कैसी कैसी कुर्बानियां की, ये बातें भारत के समाजवादियों के लिए विशेष महत्व की। चीनी सोवियत ने उसी मार्शल चांग को, जिसके साथ पहले भीषण लड़ाई थी, अपने संयुक्त मोर्चे का जनरलिस्मो प्रधान सेनापति बनाया और उसी की मातहती में काम करते हुए आज जापानी साम्राज्यशाही के छक्के छुड़ा रहे। ये जो शब्द लिखे हैं, ये बातें जो लिखी हैं, ये पुरानी हैं। तब से आज के चीन में बहुत परिवर्तन आ चुका है। मैं पढ़ रहा था, मैं नवनीत पांडे, मैं पढ़ रहा था रामरुचि मैनपुरी जी द्वारा लिखित लाल चीन। धन्यवाद।